कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है और अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हमने पिछले सेशन में चर्चा शुरू की थी कि शनि के साथ जो दूसरे ग्रहों की युति, उसका क्या प्रभाव होता है हमारे दंपत्ति पर या हमारे भविष्य पर। इसके बारे में लोगों की बहुत बहुत गलत धारणाएं हैं और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि इन धारणाओं को के बारे में आपको बताना और उसको क्लैरिफिकेशन करना उसके बारे में। और बहुत अच्छी तरह से जो है, जो भी जितने भी ग्रह हैं उनकी जब शनि के साथ युति होती है या दोनों का कंजंक्शन होता है, या हम कहें कि जब हॉरोस्कोप में इकट्ठा प्लेसमेंट होता है, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। और हमने चर्चा की थी कि जब सूर्य के साथ शनि की युति होती है आपके हॉरोस्कोप में, तो हमने कहा था कि ये युति है जब पूर्व जन्म की किसी के साथ शत्रुता होती है, तो दोनों पिता पुत्र के रूप में में जन्म लेते हैं और पिता की मृत्यु के बाद ही उस व्यक्ति का भाग्योदय होता है। उसका रीज़न है कि अगर हम इन दोनों प्लैनेट को देखें, शनि को और सूर्य को, दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का बिल्कुल अपोजिट है। जैसे कि हम कहते हैं कि सन जो है वो एक्सट्रीम डे लाइट है और शनि जो है वो डार्क लाइट है, अंधेरा है एक्चुअली में। सन एक हॉट प्लैनेट है, सैटर्न एक कोल्ड प्लैनेट है। सन को ज्योतिष में राजा कहा और शनि को एक जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं या हम कहें साधारण व्यक्ति होता है वो कहा। तो इसका अर्थ ये है कि अगर हम दोनों को, एक राजा को और एक बहुत ही एक साधारण व्यक्ति को एक कमरे में बैठा दें तो कैसा फील करेंगे। और आप देखिए कि राजा की ईगो और जो कॉमन मैन है उसका फियर कैसे काम करेगा। तो कहते हैं कि बहुत ही एक ये अनफॉर्चुनेट कंजंक्शन होता है और हमेशा जो है पिता और पुत्र के विचार आपस में नहीं मिलते, हमेशा विचारों में भिन्नता रहती है और किसी भी बात पर एक मत नहीं होते हैं। और हमेशा ये कहते हैं कि पिता कहता है कि बच्चा मेरी बेटा बात नहीं मानता, और बच्चा कहता है, बेटा कहता है कि पिताजी मेरी कुछ सुनते नहीं हैं। और इसके अलावा फादर के अलावा भी जो आपकी अथॉरिटीज़ हैं जिनके साथ आप काम करते हैं, नौकरी हो, व्यापार हो, उनके साथ भी हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। और अचानक ही आप देखते हैं कि बॉसेस वगैरह के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सडनली नौकरी में प्रॉब्लम हो जाती है, या कोई आप बिजनेस कर रहे हैं तो जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपके काम में काफ़ी बाधा डाल देती हैं, तो उनसे मतलब कभी भी सहयोग नहीं मिलता। तो इसलिए लाइफ में एक बहुत ही एक कष्टमय लाइफ होती है और इसीलिए इसको कहा कि बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट कंजंक्शन है किसी भी व्यक्ति की अगर हॉरोस्कोप में होता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कोई बोलने में प्रॉब्लम हो, स्पीच डिफेक्ट हो, या हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन में ऐसे लोग बहुत अच्छे नहीं होते या अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन लाइफ में बना रहता है, डोमेस्टिक प्रॉब्लम होती हैं और ऐसे लोगों को खराब स्वास्थ्य से भी जूझना पड़ता है, क्योंकि सन हमारे जो है हार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, हृदय को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हृदय के संबंधित कुछ ना कुछ बीमारियों का कारण भी बनता है। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंजंक्शन है जो सूर्य, शनि और चंद्रमा का है, या सैटर्न या मून का जो कंजंक्शन होता है, इसके बारे में ज्योतिष में या लोगों में जो जानने वाले हैं ज्योतिष, बहुत बहुत अलग अलग विचार हैं इस कंजंक्शन के बारे में। और सबसे पहले तो मैं कहूँ कि इसको ज्योतिष में बहुत सारे योग भी होते हैं और इसको विष योग कहा। अब नाम से तो बहुत डर लगता है कि विष योग पता नहीं क्या होगा। और कहते हैं कि जैसे कि सन और सैटर्न में दो व्यक्तियों की शत्रुता होती है तो पिता और पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। तो कहते हैं कि जब पूर्व जन्म की कोई प्रताड़ित स्त्री जिसको आपने सताया हो, वो आपकी माँ बनकर बदला लेती है, आपसे माँ बनकर जन्म लेती है। और कहते हैं कि ऐसे में माँ की मृत्यु के बाद ही भाग्योदय होता है। और हमने साढ़े साथी की चर्चा की थी और ये भी कहा था कि साढ़े साथी का जो संबंध है वो चंद्रमा और शनि ग्रह से है, कि जब चंद्रमा और शनि आसपास होते हैं, और चंद्रमा हमारा मन का कारक है, शनि हमारे ऊपर दबाव डालता है। तो मन के ऊपर दबाव डालना मतलब माइंड को प्रेशर में रखना या
व्यक्ति को मेंटल टेंशन में रखना, वो 7.5 का इफेक्ट होता है। और यहाँ तो चंद्रमा और शनि की युति बन रही है कि जो सेकंड फेज होता है 7.5 का, जब बिल्कुल शनि जो है चंद्रमा के ऊपर गोचर करता है, उसी राशि में गोचर करता है, तो ये सेकंड फेज अब 7.5 होता है, जिसमें हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मेंटल टेंशन होता है व्यक्ति को। तो ऐसे लोगों का जो जन्म होता है वो 7.5 के दौरान, सेकंड फेज के दौरान, तो ये एक पर्सनैलिटी पर छाप बन जाती है कि व्यक्ति जो भी मून और सैटर्न का कंजंक्शन होता है, ऐसे व्यक्ति हमेशा मानसिक दबाव में रहते हैं हमेशा। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे को हम लोग कहते हैं ना दुखी इंसान, कि आप कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट हो, कितना भी अच्छा सेलिब्रेशन हो रहा हो, सब लोग बहुत खुशियां मना रहे हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे कि एक कोने में बैठकर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ निराशावादी बातों के ऊपर विचार करते रहते हैं, और कभी खुश नहीं होते, लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते कभी भी जो है। और ये बहुत, इसीलिए इसको विष योग भी कहा कि आप जो है लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। कोई भी अगर हमेशा, जैसे कहते हैं कि एक 7.5 की छाप आपके ऊपर आ गई, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसका इम्प्रिंट आ गया, कि आप हमेशा जो है ऐसा लगता है कि पता नहीं किस मानसिक दबाव से आप जूझ रहे हैं, तो कभी भी खुश नहीं होते आप। हम कभी भी आप देखिए कि बहुत लोगों को देखा गया है कि बहुत अच्छी अच्छी सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसके बारे में और भी कुछ कहा गया कि बहुत खराब संयोग है, मेंटली लोग परेशान रहते हैं, मेंटली वीक होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि जो पोजीशन है या इसके जो रिजल्ट्स हैं वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेंगे, कि चंद्रमा की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में क्या है और शनि की पोजीशन आपके हॉरोस्कोप में क्या है। मान लीजिए कि किसी का चंद्रमा वीक है, माइंड वीक है मान लीजिए किसी का, और उसके ऊपर आप प्रेशर डालिए तो क्या होगा। जैसे ही व्यक्ति और ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है, और ज़्यादा परेशान हो सकता है। तो अगर चंद्रमा वीक है आपका, या मून जो है स्ट्रांग नहीं है आपके हॉरोस्कोप में, तो दिस कॉम्बिनेशन कैन रियली बी ए डेडली कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ जो आपके अंदर एक डिप्रेसिव टेंडेंसी डेवलप हो जाती हैं, या आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हैं, उस टाइप का एक कॉम्बिनेशन है ये। लेकिन मान लीजिए कि मून बहुत स्ट्रांग है, मून इज़ वेरी फर्टाइल, मून इज़ वेरी बेनिफिक प्लानट इन समबडीज हॉरोस्कोप, तब उसके ऊपर प्रेशर डलेगा तो क्या होगा, तब उसके ऊपर प्रेशर डलेगा तो क्या होगा। तो आप देखिए जिनका मून बहुत स्ट्रांग होता है, और जब वो मानसिक दबाव में होते हैं या कुछ प्रेशर में होते हैं, तो बहुत अच्छा काम करते हैं, और जो अच्छी अच्छी रिसर्च होती हैं, या अच्छे काम होते हैं, या अच्छे आइडियाज़ आते हैं, वो ऐसे लोगों के दिमाग में आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मून आपका स्ट्रांग है, और मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके हॉरोस्कोप में, तो ये रिजल्ट्स ये नहीं है कि हमेशा खराब होंगे। एक तो व्यक्ति का नेचर हो गया, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, कि आप ठीक है एक गंभीर टाइप के व्यक्ति हैं, और आप कभी खुश, आपको कोई देखा नहीं गया कभी भी जो है, क्योंकि एक नेचर आपका इस टाइप का है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जहाँ तक रिजल्ट्स का सवाल है, रिजल्ट्स डिपेंड करेंगे कि आपके हॉरोस्कोप में मून और सैटर्न की पोजीशन क्या है। मून अगर वीक है तो नेचुरली इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न, बिकॉज इट मे बी अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप जो है बहुत जल्दी आपके अंदर जो है डिप्रेसिव टेंडेंसी डेवलप हो जाती हैं, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती हैं, आपका किसी काम में मन नहीं लगता, आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर मून बहुत स्ट्रांग है, सनी भी वेल प्लेस्ड है, तो दिस कैन कॉम्बिनेशन कैन रियली बी वंडरफुल कॉम्बिनेशन। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, बहुत अच्छे आइडिया आते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं, और हमेशा देखिए कि ऐसे लोगों की तारीफ होती है। नेचर को छोड़ दीजिए, नेचर तो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक रिजल्ट्स का सवाल है, वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए इसको विष योग तो ज्योतिष में इसीलिए कहा गया कि ये एक आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको खराब करता है, इसलिए हम इसको विष योग कहते हैं। बट जहाँ तक रिजल्ट्स का सवाल है, ये रिजल्ट्स ऐसा नहीं है कि विष योग के रिजल्ट हमेशा खराब होंगे, कभी कभी इसके रिजल्ट खराब होते हैं, कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने कहा कि अगर
चंद्रमा बहुत वीक होता है या मैलेफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड होता है। बट अगर चंद्रमा फर्टाइल है, चंद्रमा स्ट्रांग है, चंद्रमा बेनिफिक है, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत अच्छा स्टेटस मिलता है और लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। और जो मैंने कहा कि जो नेगेटिविटी है, जो पर्सनैलिटी का पार्ट है, उसका रीजन है क्योंकि शनि डार्क है। वो जो मून है, मून को कहते हैं बड़ा सॉफ्ट एंड फ्लोइंग प्लानिट है, इट्स वेरी वंडरफुल प्लानिट, सॉफ्ट एंड फ्लोइंग प्लानिट। तो सैटर्न ओवर शेडोज दैट सॉफ्ट एंड फ्लोइंग मून एक्चुअली। और कहते हैं कि ऐसे लोग, जैसे मैंने कहा कि पूर्व जन्म की प्रताड़ित स्त्री माँ बनकर जन्म लेती है। तो शुरू से ही ऐसे व्यक्तियों को माँ का प्यार नहीं मिलता, माँ की अटेंशन नहीं मिलती, माँ का अफेक्शन नहीं मिलता चाइल्डहुड में। आप देखिए कि एक कॉम्बिनेशन है कि बहुत से बच्चों को जो माँ का प्यार मिलना चाहिए, माँ का अफेक्शन मिलना चाहिए, माँ की अटेंशन मिलनी चाहिए, चाइल्डहुड में नहीं मिल पाती। तो वही एक ये संयोग बनता है, वही एक ये योग बनता है कि ऐसे व्यक्तियों को बचपन में, चाइल्डहुड में माँ की अटेंशन, माँ का अफेक्शन, माँ का केयर जो है वो नहीं मिल पाती। तो ऐसे लोग हमेशा इमोशनली स्टार्व्ड होते हैं, हमेशा जो है बहुत ज़्यादा एक अपनी इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए मैंने कहा कि वो हमेशा दुखी टाइप की उनकी जो पर्सनैलिटी होती है या नेचर होता है वो बन जाता है उनका जो है। और कहते हैं कि जो फीलिंग एंड अफेक्शन होता है ऐसे लोगों में, वो नहीं दिखा पाते क्योंकि उनको मिला नहीं कभी भी जो है। और उनका जो अपने आप में वो कुछ ना कुछ गलतियां ढूंढते हैं कि शायद मेरी ही कोई गलती होगी, या उसी में वो लगे रहते हैं क्योंकि वो इमोशनली स्टार्व हैं। उनको कभी इमोशन नहीं मिले, या जो माँ का प्यार है, अटेंशन है, केयर है, वो नहीं मिल पाती एक्चुअली में। तो इसीलिए ये जो नेचर है ऐसे व्यक्तियों का, इस टाइप का नेचर बन जाता है जिसकी वजह से वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं। और इसीलिए इसको ज्योतिष में विष योग कहते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि जहाँ तक रिजल्ट्स का सवाल है, रिजल्ट्स आपको डिपेंड करेंगे आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा और शनि की क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है। इसके बाद एक और युति होती है, और वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट युति है, जिसको हम कहते हैं कि शनि और मंगल की युति, मतलब सैटर्न और मार्स की युति एक्चुअली में। तो कहते हैं कि ये युति भी बहुत अच्छी नहीं होती है एक्चुअली में। और कहते हैं कि अगर पिछले जन्म में हमने अपने ब्रदर के साथ या कंट्री के साथ विश्वासघात किया है, तब इस टाइप का जो कंजंक्शन मिलता है आपके हॉरोस्कोप में। और ऐसे केसेस में आप देखेंगे, पहली चीज़ तो यह है कि शनि और मंगल दोनों ही मैलेफिक प्लैनेट्स हैं, बहुत एक अशुभ प्लैनेट ज्योतिष में माने गए। तो इन दोनों का आप नेचर भी देखिए, दोनों का जो अगर आप नेचर देखेंगे तब आपको इसके रिजल्ट्स जो है वो अच्छी तरह से समझ में भी आ सकते हैं कि मंगल एक बहुत फास्ट एक्टिंग प्लैनेट है, बहुत इम्पल्सिव है, बहुत रैश टाइप का प्लैनेट है। और जैसे मंगल का जो एक कहते हैं कि डोमिनेटिंग प्लैनेट होता है किसी भी हॉरोस्कोप में, तो ऐसे लोग बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, बहुत फास्ट एक्टिंग होते हैं, वो वेट नहीं करते, वो जल्दीबाजी में रहते हैं हमेशा जो है। और शनि को देखिए क्या है, शनि बहुत स्लो प्लैनेट है, केयरफुल प्लैनेट है। और शनि जो है इस प्लैनेट ऑफ डिले, इज बेसिकली इंटरेस्टेड इन द लॉन्ग टर्म प्लान, नॉट इन द शॉर्ट टर्म प्लान। जल्दीबाजी नहीं करता कभी भी जो है शनि। शनि जो है हमेशा बहुत ही एक स्लो एक्टिंग प्लैनेट माना गया, और मार्स को बहुत एक फास्ट एक्टिंग प्लैनेट माना गया। तो ये दो प्लैनेट का संयोग, एक बहुत फास्ट एक्टिंग है, एक बहुत ही स्लो एक्टिंग है, बहुत ही केयरफुल प्लान है। एक इंटरेस्टेड है शॉर्ट टर्म में, एक इंटरेस्टेड है लॉन्ग टर्म में। तो जब ऐसे प्लैनेट की युति किसी भी हॉरोस्कोप में बन जाएगी, तो व्यक्ति क्या होता है कि दिस टू प्लैनेट दे पुल द पर्सन इन द अपोजिट डायरेक्शन, दूसरे बिल्कुल अपोजिट नेचर के हैं, तो व्यक्ति को अपोजिट डायरेक्शन में पुल कहते हैं। सैटर्न कहता है स्टॉप एंड हैव पेशेंस, देख के चलो। लेकिन मंगल कहता है नो, यू नीड नॉट टू वेट, जस्ट गो, एक्ट,
तो वो एक्ट करने में विश्वास करता है, और शनि कहता है कि नहीं, केयरफुल रहो और धीरे धीरे काम करो। और मंगल कहता है नो नो, डोंट हैव एनी पेशेंस, जस्ट एक्ट, एक्चुअली बी फास्ट। तो ये नेचर है, एक कहता है स्लो, एक कहता है बहुत फास्ट काम करो। तो आदमी क्या करेगा? व्यक्ति जिसके भी हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन होगा बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा अपने आप को, कि मैं क्या करूं। एक कह रहा है कि जल्दी करो, एक कह रहा है कि नहीं रुक जाओ। तो उसकी समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या उसके लिए ठीक है। और इसी दुविधा में ऐसे लोग बहुत परेशान रहते हैं। और ऐसे लोगों को खास तौर से कहा गया कि कब कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, दे नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि जो जल्दीबाजी में अगर कोई भी डिसीजन लेंगे तो कंसिक्वेंसेस में नॉट बी गुड फॉर दैम। तो ये बहुत एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि व्यक्ति हमेशा दुविधा में रहता है कि मैं क्या करूं, जल्दीबाजी करूं या वेट करूं। क्योंकि मंगल कहता है कि नो, जस्ट एक्ट, एक्चुअली गो एंड एक्ट। एंड सैटर्न कहता है जस्ट वेट, बी स्लो, बी केयरफुल, and have just think of the long term aspect, not the short term aspect actually। तो ऐसे लोग कहते हैं कि जब डिसीजन लेते हैं या कोई भी जब एक्शन लेते हैं तो उनको बहुत ही एक एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। और ऐसे लोग कभी भी अपना जो एंगर है, गुस्सा है, उसको अब एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे लोगों में आप देखिए, खास तौर से गुस्सा जो है उनके अंदर 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 रहता है। हम कहते भी हैं बहुत से लोगों को कि ये गुस्सा आता है इनको, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं करते गुस्से को। और कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी गुस्सा अपना निकाल देते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं दूसरे लोगों को। तो जब शनि और मंगल का युति होगी किसी भी हॉरोस्कोप में, तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति गुस्सा अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते या एंगर अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। और इसीलिए कहा कि जब एंगर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, गुस्सा जो है मन ही मन रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो दिस रियली सफ़र फ्रॉम हेल्थ प्रॉब्लम्स आल्सो। फिर मंगल जो है वो हमारे, जैसे मैंने कहा कि भाई के साथ विश्वासघात करने से ये युति बनती है। तो इसका मतलब जो अपने भाइयों के साथ आपकी जो रिलेशनशिप होती है, जो संबंध होते हैं, बहुत कॉर्डियल नहीं होते, उनमें सामंजस्य नहीं होता, आपस में हमेशा एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है उनकी, एक दूसरे के साथ विचार नहीं मिलते, एक दूसरे के साथ झगड़ा होता रहता है। और इसीलिए जो ये व्यक्ति जो है हमेशा मेंटल टेंशन में रहता है, अपना एंगर एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से ही हैज टू सफर फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स आल्सो। और इससे भी जो खराब बात है इस कॉम्बिनेशन के बारे में, कि ये व्यक्ति को एक्सीडेंट प्रोन बनाता है। ऐसे लोगों के जो एक्सीडेंट होते हैं बहुत होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी एक्सीडेंट होते हैं, और जिनके ऊपर कोई काबू भी नहीं होता। तो आप देखेंगे जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा, सो दिस पीपल आर रियली एक्सीडेंट प्रोन, और बहुत जल्दी जल्दी जो है एक्सीडेंट होते हैं। और दूसरा ये भी है कि ये जो दो प्लैनेट हैं ज्योतिष में अशुभ प्लैनेट माने गए, और जब जिस हाउस में भी होंगे, जिस भाव में भी होंगे, या जिस प्लैनेट के साथ होंगे, उसको एफ्लिक्ट करेंगे, उसको डैमेज करेंगे। तो नेचुरली किसी न किसी हाउस में तो जब ये युति बन रही है तो कोई ना कोई हाउस तो उससे एडवर्सली अफेक्ट होगा ही होगा जो है, तो उस हाउस का भी खराब करेंगे, और व्यक्ति को जो है वो एक्सीडेंट प्रोन भी बनाते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक राशि है जिसको हम मकर राशि कहते हैं, कैप्रिकॉर्न साइन कहते हैं। और हर प्लैनेट की एक उच्च और नीच की राशि होती है, हर प्लैनेट का एक अपनी राशि होती है। तो मंगल की जो उच्च राशि है वो मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न साइन है, और उसकी नीच राशि जो है वो कर्क राशि है। और जहाँ तक शनि का सवाल है, शनि की अपनी दो राशियां हैं, एक मकर राशि कैप्रिकॉर्न साइन और एक कुंभ राशि एक्वेरियस साइन। तो नेचुरली जब ये कॉम्बिनेशन कैप्रिकॉर्न साइन में बनता है, जब भी ये युति किसी भी हॉरोस्कोप में अगर मकर राशि में बनता है, तो दोनों प्लैनेट बहुत शुभ हो जाते हैं। मंगल उच्च का हो जाता है और शनि की अपनी राशि है, तो उस टाइम ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया। और कहते हैं कि जब इस राशि में
किसी भी व्यक्ति के जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो दे कैन अचीव, दे आर कैपेबल टू अचीव एनीथिंग इन द लाइफ। मतलब बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं, बहुत ही मैच्योर टाइप के होते हैं, और बहुत ही जो रिजल्ट या जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं, बहुत ही एक प्रूडेंट डिसीजंस होते हैं उनके। और अगर उनसे कहा जाए कि कुछ अचीव करना है लाइफ में तो दे आर कैपेबल कि वो लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो ये शनि और मंगल की जब युति होती है तो उसका प्रभाव है, नॉर्मली मैलिफिक है, बट पर्टिकुलरली अगर ये कॉम्बिनेशन मकर राशि में होता है तो इसको बहुत शुभ माना गया, और कहा कि ऐसे लोगों की कैपेबिलिटी जो है बहुत ही एक एबनॉर्मल होती है, और उनकी जो एक स्किल है या कैपेबिलिटी है उससे वो कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। पर जो चीज़ें हैं एक डिसीजन मेकिंग, उसमें क्योंकि जो दोनों प्लानेट हैं बिल्कुल ही अपोजिट हैं, एक स्लो है एक फास्ट है, एक कहता है स्लो एक कहता है गो एक्चुअली। तो आदमी थोड़ा सा असमंजस में रहता है डिसीजन लेते समय, और डिसीजन लेते टाइम ऐसे लोगों को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो कॉम्बिनेशन है या युति है व्यक्ति को एक्सीडेंट प्रोन बनाता है। ऐसे लोगों के एक्सीडेंट बहुत जल्दी जल्दी होते हैं एक्चुअली में, उससे हम बच नहीं सकते। तो दोस्तों एक प्रश्न भी है, एक प्रश्न है मिस्टर सुनीत गोयल जी ने पूछा है। ये इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1983, और समय है सुबह 8:15, और जगह है कोसली। इनको कुछ हेल्थ इशू चल रहे हैं, सीरियस हेल्थ इश्यूज, और डॉक्टर ने या मेडिकल एडवाइस इनको दी गई है कि बोन मैरो का कुछ ऑपरेशन होना है, और इनको काफ़ी मतलब परेशान है, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, या कराना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। और दूसरा, अगर ठीक रहेगा तो इनकी जो हेल्थ है वो तब तक नॉर्मल हो जाएगी। इसके बारे में इन्होंने ये प्रश्न किया है। तो डेट ऑफ बर्थ 30 मई 83, टाइम इज 8:15 एंड प्लेस इज कोसली। तो हमने इनका हॉरोस्कोप बनाया, और हॉरोस्कोप में जो लग्न है वो जेमिनी है, मिथुन लग्न है, उसमें वीनस और राहु का प्लेसमेंट है। उसके बाद जो सैटर्न है वो 5th हाउस में प्लेस्ड है, उच्च का है प्लैनेट। सैटर्न एक्चुअली में 7 नंबर राशि उसकी उच्च की राशि होती है, लेकिन सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है, वक्री है। इसके बाद जो गुरु है, जुपिटर है, वो 6th हाउस में प्लेस्ड है, स्कॉर्पियो साइन में, और गुरु भी जो है इनके हॉरोस्कोप में वक्री है। फिर मून और केतु का एसोसिएशन है इनके हॉरोस्कोप में 7th हाउस में, और फिर मरकरी का प्लेसमेंट मेष राशि में 11th हाउस में है, और सन और मार्स ये दो प्लैनेट जो हैं वो 12th हाउस में प्लेस्ड है। तो अगर हम इनका इस समय जो दशा ऑपरेट हो रही है वो राहु में मरकरी का पीरियड चल रहा है, और जब राहु में शनि का पीरियड था जो कि नवंबर 20 तक था, तो उस टाइम ये प्रॉब्लम इनको हुई होगी, क्योंकि राहु शनि का पीरियड बहुत अच्छा नहीं होता हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये जो मालूम पड़ा है इनको, ये अब राहु मरकरी का पीरियड इस समय चल रहा है, जो कि 18 मई 2023 तक चलेगा, राहु और मरकरी का पीरियड जो है। और अगर हम मरकरी को देखें तो इस समय ऐसा कुछ, राहु और सैटर्न तो डेफिनेटली खराब था, क्योंकि सैटर्न जो है वो मारक भी था, 7th हाउस को एस्पेक्ट भी कर रहा था, राहु भी 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। लेकिन अभी थोड़ी सी पोजीशन जो है, जब ये राहु मरकरी का जो पीरियड चल रहा है वो डेफिनेटली थोड़ा बेटर पोजीशन है अब जो है इस समय जो है।
और उसका दूसरा रीज़न ये भी था कि अभी जो राहु का जो ट्रांजिट है वो मंगल के ऊपर ट्रांजिट कर रहा था राहु जो है, और सन और मार्स इनके 12th हाउस में है, वहाँ से राहु जो है वो ट्रांजिट कर रहा है वहाँ से। तो इसलिए भी जो हेल्थ खराब होने की पॉसिबिलिटी थी एक्चुअली में। और बेसिकली जब हम ज्योतिष में हेल्थ की बात करते हैं तो एक चार्ट होता है जिसको कि हम सष्टांश चार्ट बोलते हैं। और सष्टांश चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ कि इनका जो लग्न है वो लियो लग्न है, और उसमें मून और मरकरी का प्लेसमेंट है। और सेकेंडली जो सेकंड हाउस है जिसको कि मारक स्थान कहा सष्टांश में, हम मारक पोजीशन बन जाती है, उसका लॉर्ड मरकरी है जो लग्न में बैठा हुआ है। और मरकरी और मून की वहाँ पर युति भी है, और मून इनका जो 7th हाउस में है वो मारक स्थान में भी है। और अभी जो जुपिटर का ट्रांजिट होगा गोचर, जुपिटर जो है अभी 10 नंबर राशि में है, और अभी 20 नवंबर को 11 नंबर राशि में आ जाएगा, जो कि 9th हाउस है, भाग्य का स्थान है, और वो उसको देखेगा भी जो है लग्न को जो है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्रॉब्लम तो है इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सष्टांश चार्ट इंडिकेट करता है कि मरकरी का पीरियड में भी थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। और मुझे लग रहा है कि जैसे कुछ ऑपरेशन अगर कराना पड़ेगा, और अगर मेडिकली अगर एडवाइज्ड हैं, आपकी मेडिकल कहते हैं कि कराना है तो आप करा सकते हैं। और 20 नवंबर के बाद अगर आप 29 अप्रैल को शनि भी जो है वो अपना ट्रांजिट करेगा, एक्वेरियस साइन में करेगा, जो कि 9th हाउस में है। तो उसके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलने चाहिए। तो अगर अभी कुछ ऑपरेशन होना है, या जो भी अगर आप डॉक्टर के एडवाइस है उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे 20 नवंबर के बाद में, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ पॉसिबिलिटी है ठीक होने की। और अप्रैल तक जो है काफ़ी कुछ हेल्थ में सुधार हो जाना चाहिए। तो मेरी राय यही है कि प्रॉब्लम तो इंडिकेटेड है इसमें हॉरोस्कोप में। तो आप जो भी डॉक्टर की एडवाइस है वो 20 नवंबर के बाद आप कर सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्रैल तक आपकी हेल्थ जो है काफ़ी हद तक ठीक हो जानी चाहिए। तो इसी हमारी शुभकामनाएं भी हैं नारा संचार की तरफ से कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। और जैसा हम लोग कर रहे हैं दोस्तों कि आप अपने प्रश्न पूछते रहिए, और जो भी आप प्रश्न पूछते हैं बहुत अच्छा लगता है जवाब देने में भी। और ज्योतिष से संबंधित प्रश्न हैं, ज्योतिष के बारे में कोई शंका हो, ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो वो भी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। और व्यक्तिगत कोई प्रश्न है उसमें भी आप बिल्कुल आप आमंत्रित हैं, आप पूछ सकते हैं। आपको सिर्फ अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, तो हम कोशिश करेंगे उसका जल्दी से जल्दी जवाब देने के लिए। और दोस्तों इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं, और अगले इतवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार।